हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा विषय है हेल्थ साइकोलॉजी यानी कि स्वास्थ्य मनोविज्ञान। स्वास्थ्य मनोविज्ञान क्या होता है, इसके अंदर हम किस चीज़ का अध्ययन करते हैं, ये सब जानने से पहले हम सिंपली इसकी एक डेफिनेशन देख लेते हैं। और ये डेफिनेशन एक ऐसी डेफिनेशन है जिसको यदि आप समझ गए तो एक तरीके से हेल्थ साइकोलॉजी के बारे में आपको मैक्सिमम बातें पता चल गई। ये डेफिनेशन है मातराजो की और उन्होंने ये डेफिनेशन 1982 यानी 1982 में दी थी। मातराजो कहते हैं कि हेल्थ साइकोलॉजी इज द एग्रीगेट ऑफ द स्पेसिफिक एजुकेशनल, scientific and professional contributions of the discipline of psychology to the promotion and maintenance of health, the prevention and treatment of illness, the identification of etiologic and diagnostic correlates of health, illness and related dysfunction, and to the analysis and improvement of the healthcare system and health policy formation। यही परिभाषा यदि हिंदी में कही जाए तो स्वास्थ्य मनोविज्ञान स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और बनाए रखने, बीमारी की रोकथाम और उपचार के लिए, स्वास्थ्य बीमारियों तथा संबंधित कुप्रकार्य के कारणात्मक व निदानात्मक संबंधों को पहचानने के लिए तथा स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली, स्वास्थ्य नीति निर्माण के विश्लेषण व सुधार के लिए मनोविज्ञान के विशिष्ट शैक्षिक, वैज्ञानिक और व्यवसाय योगदान का कुल योग है। आपको सुनने में ये डेफिनेशन बहुत लंबी लग रही होगी, लेकिन ये एक ऐसी परिभाषा है जिस परिभाषा को अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, ब्रिटिश साइकोलॉजी सोसाइटी और अदर जो साइकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन हैं उन्होंने इसे एक्सेप्ट करा है, इसको स्वीकार करा है एक सर्व मान्य परिभाषा के रूप में। तो अब हम इस परिभाषा को विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। मैं स्टार्ट करती हूँ दोबारा डेफिनेशन वर्ड बाय वर्ड समझने के लिए। तो देखिए, मैट्रेजो कहते हैं कि हेल्थ साइकोलॉजी इज द एग्रीगेट ऑफ द स्पेसिफिक एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड प्रोफेशनल कंट्रीब्यूशंस ऑफ द डिसिप्लिन ऑफ साइकोलॉजी। सबसे पहले हम इसका पहला भाग लेते हैं कि स्वास्थ्य मनोविज्ञान मनोविज्ञान का ही एक हिस्सा है, मनोविज्ञान का योगदान है स्वास्थ्य के क्षेत्र में। और इसमें क्या किया जाता है कि जो भी मनोविज्ञान की जो विभिन्न शैक्षिक योगदान जो है, यानी कि जो डिफरेंट रिसर्चेस हो रहे हैं, जो हमारी थ्योरीज हैं, जो विभिन्न सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उन सब प्रिंसिपल्स को, उन सब थ्योरीज को हेल्थ बिहेवियर को समझने के लिए यूज किया जाता है। देन वैज्ञानिक में आ जाता है आपका जो भी कंट्रीब्यूशन है, रिसर्च कंट्रीब्यूशन जितना भी है, जो मनोविज्ञान के क्षेत्र में विभिन्न काम कर रहे हैं और व्यक्ति के व्यक्तित्व और स्वास्थ्य से संबंधित हो सकता है, वो सारी बातें कहीं ना कहीं पर व्यक्ति के जो स्वास्थ्य है उसको प्रभावित करती हैं, तो वो भी हम हेल्थ साइकोलॉजी में कंसीडर करते हैं। और व्यावसायिक योगदान से मतलब है कि जो मनोवैज्ञानिक हेल्थ के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, व्यक्ति के स्वास्थ्य संबंधित क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं और जो भी उनके अचीवमेंट्स हैं, जो भी उनकी उपलब्धियां हैं, जानकारियां हैं, उन सब का उपयोग स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार में किया जाता है। तो इस प्रकार से मनोविज्ञान के विशिष्ट शैक्षिक, वैज्ञानिक और व्यवसाय योगदान का कुल योग है। अब हम दूसरे इसके भाग पर आते हैं, the discipline of psychology to the promotion and maintenance of health। ये जो भी योगदान है स्वास्थ्य मनोविज्ञान में, मनोविज्ञान जो भी योगदान दे रहा है उसका उद्देश्य इंडिविजुअल के स्वास्थ्य को प्रमोट करना और उसको मेंटेन करना है, यानी एक व्यक्ति के स्वास्थ्य को किस तरीके से बनाए रखा जा सके और किस तरीके से उसको बढ़ावा दिया जा सके। यानी स्वास्थ्य मनोविज्ञान में हम ऐसे फैक्टर्स की स्टडी करेंगे जो कि एक इंडिविजुअल के हेल्थ को प्रमोट कर सकती है और जो एक उसकी अच्छी हेल्थ है, जो अच्छा स्वास्थ्य है, उसको बनाए रखने में उसकी मदद करती है।
फिर आ जाता है द प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ इलनेस, यानी स्वास्थ्य मनोविज्ञान जो बीमारी है उससे व्यक्ति का बचाव करने की कोशिश करता है और उपचार करने की भी कोशिश करता है। इसके बाद द आइडेंटिफिकेशन ऑफ इटियोलॉजिक एंड डायग्नोस्टिक कोरिलेट्स ऑफ हेल्थ इलनेस एंड रिलेटेड डिसफंक्शन। इटियोलॉजी से हमारा मतलब होता है कारण। तो जो भी कारण हैं वो कारण किसी भी तरीके के हो सकते हैं। वो कारण बायोलॉजिकल भी हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल भी हो सकते हैं एंड सोशल भी हो सकते हैं। तो हेल्थ साइकोलॉजी में ये जानने की कोशिश करी जाती है कि जो हमारा स्वास्थ्य है, जो बीमारी है और जो कुछ भी स्वास्थ्य से संबंधित जो भी कहना चाहिए जो भी गड़बड़ी हो रही हैं, जो कुप्रकार्य हैं, उनके पीछे कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, कौन कौन से फैक्टर्स एक व्यक्ति के स्वास्थ्य बीमारी से रिलेट कर सकते हैं। और फर्दर जब ये पहचान लिया जाता है कि कौन से कारण रिस्पॉन्सिबल हैं, तो आगे हम ये भी जानकारी हमें मिल जाती है कि उसका उपचार किस तरीके से किया जा सकता है, उस बीमारी को या किस तरीके से दूर किया जा सकता है। तो इस तरीके से जब हमें पता चल जाता है कि एक बीमारी के पीछे क्या कारण है और उसका ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जा सकता है, तो हम जो है व्यक्ति के स्वास्थ्य संबंधी क्षेत्र में अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं। और इसके बाद जो लास्ट पोर्शन है डेफिनेशन का, वो ये कहता है टू द एनालिसिस एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ द हेल्थ केयर सिस्टम एंड हेल्थ पॉलिसी फॉर्मेशन। इसका मतलब है कि जो हेल्थ साइकोलॉजी है वो अल्टीमेटली जो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम है और जो उसको इम्प्रूव करने के लिए जो सरकार जो भी पॉसिबल काम कर सकती है उसमें उनकी मदद करती है। तो इस तरीके से ये डेफिनेशन जो है वो अपने आप में कंप्लीट डेफिनेशन है, जो एक प्रकार से जो भी हेल्थ साइकोलॉजी का फंक्शन है, जो भी उसकी एम्स हैं, उन सबको कवर करती है। तो इस तरीके से ये डेफिनेशन एक ऐसी डेफिनेशन है जो मैं दोबारा से कहूँगी कि यदि आप इसको समझ जाते हैं तो आप हेल्थ साइकोलॉजी को समझ जाते हैं। अब हम दूसरी डेफिनेशन पे आते हैं। ये बहुत सिंपल डेफिनेशन है, वन लाइन डेफिनेशन है। ये है कार्लसन की। कार्लसन कहते हैं कि स्वास्थ्य मनोविज्ञान की वह शाखा है जो स्वास्थ्य और बीमारी की समझ के लिए मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को लागू करती है। Health psychology is the branch of psychology that applies psychological principles to the understanding of health and illness। यानी स्वास्थ्य मनोविज्ञान में हम स्वास्थ्य और बीमारी की समझ के लिए जो हमारे पास साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स अवेलेबल हैं उनका यूज़ करते हैं और व्यक्ति को किस तरीके से ट्रीट किया जा सकता है, किस तरीके से हैंडल किया जा सकता है, उसमें साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल की मदद लेते हैं। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि हेल्थ साइकोलॉजी हमारे पूरे जीवन विस्तार में जो भी बीमारियां आती हैं या जो भी हमारा स्वास्थ्य है उसके विभिन्न प्रकार के पहलुओं से संबंधित है। और स्वास्थ्य मनोवैज्ञानिकों का फोकस हेल्थ प्रमोशन और मेंटेनेंस होता है, साथ ही वो हेल्थ इलनेस और उससे संबंधित जो भी कुप्रकार्य होते हैं उनका अध्ययन करने में योगदान रहता है। हेल्थ साइकोलॉजिस्ट बीमारी के विभिन्न साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स के बारे में पता करते हैं, उनके प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट की कोशिश करते हैं। साथ ही हेल्थ साइकोलॉजिस्ट ये कार्य भी करते हैं कि किस तरीके से हेल्थ केयर सिस्टम को इम्प्रूव किया जा सके और किस तरीके से इफ़ेक्टिव हेल्थ पॉलिसी फॉर्मेशन बनाई जा सके। इसके बाद हम आगे बढ़ें, इससे पहले हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम स्वास्थ्य मनोविज्ञान के बायोसाइकोसोशल मॉडल को समझ लें। बायोसाइकोसोशल मॉडल यानी कि जैव मनोवैज्ञानिक सामाजिक मॉडल, इसकी मान्यता ये है कि स्वास्थ्य और बीमारी जैविक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कारकों के फलस्वरूप होता है।
एक्चुअली क्या है कि अभी तक ये मान्यता चली आ रही थी कि व्यक्ति को जो भी बीमारी होती है उसके पीछे कोई ना कोई शारीरिक कारक रिस्पॉन्सिबल होता है, कोई ना कोई बायोलॉजिकल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे रिसर्च का एडवांसमेंट होने लगा, जैसे जैसे चिकित्सकीय क्षेत्र में अध्ययन होने लगा, तो ये बात क्लियर होने लग गई कि केवल जैविक असामान्यताओं के आधार पर या न्यूरोफिजियोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटीज के आधार पर सभी बीमारियों की व्याख्या नहीं की जा सकती। तो उसके पीछे बहुत सारे मनोवैज्ञानिक कारक भी काम कर रहे होते हैं, उसके पीछे बहुत सारे सोशल फैक्टर्स भी काम कर रहे होते हैं। तो ये बायो साइको सोशल मॉडल जो है ये एग्जिस्टेंस में आया, और ये मॉडल ये विश्वास करता है कि स्वास्थ्य का मतलब केवल बीमारियों की एब्सेंस नहीं है, बल्कि उससे कुछ ज़्यादा है। बायोसाइकोसोशल मॉडल हेल्थ और इलनेस बिहेवियर को बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी हमारी जो जैविक विशेषताएं, उसके बाद फिर बिहेवियरल फैक्टर्स हमारी व्यवहारगत विशेषताएं, और हमारी सोशल कंडीशंस यानी कि हमारी सामाजिक दशाओं का इंटरेक्शन का प्रभाव मानता है। यानी व्यक्ति किस प्रकार का व्यवहार करेगा, उसका स्वास्थ्य किस प्रकार का होगा, वो किस प्रकार बीमारियों से प्रभावित होगा, उसके पीछे ये सारे फैक्टर्स काम कर रहे होते हैं। बायोलॉजिकल फैक्टर्स में उसका जेनेटिक स्ट्रक्चर आ जाता है, उसके जीन्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरस, डिफरेंट टाइप ऑफ जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो आती हैं। लेकिन जब हम बायोसाइकोसोशल मॉडल की बात कर रहे हैं तो स्पेसिफिकली हम जेनेटिक स्ट्रक्चर की बात कर रहे होते हैं। इसके बाद बिहेवियरल फैक्टर्स की यदि बात करें, व्यवहारगत विशेषताओं की बात करें, तो इसमें व्यक्ति का लाइफस्टाइल, स्ट्रेस और हेल्थ बिलीफ जैसे फैक्टर्स आते हैं। इसी प्रकार से यदि हम सोशल कंडीशंस की बात करें तो इसमें हमारा फैमिली रिलेशनशिप्स यानी परिवार के सदस्यों के साथ हमारे संबंध, समाज में हमारे संबंध, समाज से हमें कितनी सपोर्ट मिल रही है, हमारी संस्कृति का हम पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये सारे फैक्टर्स मिलजुल कर हमारे स्वास्थ्य को निर्धारित करते हैं। तो जब हेल्थ साइकोलॉजिस्ट जब काम करते हैं, यानी जब स्वास्थ्य को समझने की कोशिश करते हैं, तो बेसिकली वो जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनके साथ जो इंडिविजुअल है उसकी साइकोलॉजिकल और इमोशनल एस्पेक्ट को समझने की भी कोशिश करते हैं। क्योंकि बायोसाइकोसोशल मॉडल ये बिलीफ है, ये विश्वास करता है कि जब भी व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम होती है हेल्थ रिलेटेड, तो उसकी बीमारी के साथ साथ उसके साइको सोशल जो एस्पेक्ट्स हैं वो भी उतने ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो हेल्थ साइकोलॉजिस्ट मनो सामाजिक शारीरिक मॉडल में विश्वास करते हैं। अब देखते हैं हेल्थ साइकोलॉजी की आवश्यकता क्यों है। आज के समय में हेल्थ साइकोलॉजी बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है, बहुत आवश्यक हो गया है। इसके पीछे कुछ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। फर्स्ट इज चेंजिंग पैटर्न ऑफ इलनेस। इससे मतलब है कि बीमारियों का जो पैटर्न है वो चेंज हो रहा है। पहले क्या होता था, पहले लंबे समय तक चलने वाली बीमारियां रहती थी, और ये बीमारियां जो हैं धीरे धीरे जितना हमारा हेल्थ केयर इम्प्रूव हुई है, इनमें सुधार हो गया। जो इन्फेक्शियस डिसऑर्डर्स थे उनमें सुधार हो गया। अब जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो क्रॉनिक इलनेस है, लंबे समय तक रहने वाली बीमारियां हैं, जिनके पीछे मेजरली जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स है वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं। और क्योंकि व्यक्ति के लंबे समय तक जीवित रहने की संभावना रहती है, उनकी जो साइकोलॉजिकल इश्यूज पैदा होते हैं उसको मैनेज करने के लिए कहीं ना कहीं पर हेल्थ साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद आ जाता है एडवांस इन टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च। आज के समय में जो रिसर्च है वो बहुत क्षेत्रों में नए अनुसंधान हो रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी सामने आ रही हैं, और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हो रहा है वैसे वैसे हमारे सामने नई तरीके की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और जो ये प्रॉब्लम्स हैं
उनको कैसे डील किया जाए। जैसे फैमिली के व्यक्तियों को यदि पता लग जाता है कि व्यक्ति एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम से जूझ रहा है, तो उनको कैसे संभाला जाए, कैसे ट्रीट किया जाए, कैसे हैंडल किया जाए, ये सारी चीज़ें भी हेल्थ साइकोलॉजी कंसीडर करता है, देखते हैं। और इसके अलावा कुछ ट्रीटमेंट ऐसे होते हैं जिनमें व्यक्ति की जान बचाने के लिए जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसके साथ समझौता करना पड़ता है। तो ऐसे समय में जो इंडिविजुअल होता है उसकी काउंसलिंग रिक्वायर्ड होती है, उसका रिहैबिलिटेशन रिक्वायर्ड होता है, तो उसमें भी हेल्थ साइकोलॉजी की आवश्यकता पड़ती है। फिर बात आ जाती है एक्सपेंडेड हेल्थ केयर सर्विस। एक्सपेंडेड हेल्थ केयर सर्विस का मतलब है कि आजकल सब अब हमारे पास बहुत फैसिलिटी अवेलेबल हो गई है, हर एक व्यक्ति को हेल्थ केयर मिलने लगी है। तो जिन व्यक्तियों को हेल्थ केयर नहीं मिलती, उनके वो लोग भी मतलब समाज से ये उम्मीद करी जाती है कि सबको हेल्थ केयर इक्वली मिले। तो ऐसे समय में सभी व्यक्तियों के लिए हेल्थ केयर उपलब्ध कराने के लिए जो हेल्थ साइकोलॉजिस्ट हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं, वो जो क्लिनिकल पीपल हैं उनको मदद करते हैं। नेक्स्ट इज इंक्रीज मेडिकल एक्सेप्टेंस। पहले क्या था कि बीमारियों को केवल ये माना जाता था कि डॉक्टर ही ट्रीटमेंट कर सकता है, लेकिन समय के साथ साथ जैसे देखा गया कि हेल्थ साइकोलॉजिस्ट जैसे शॉर्ट टर्म बिहेवियरल इंटरवेंशन करते हैं, कुछ ऐसी बीच में रोकथाम के उपाय बताते हैं जिससे जो चिकित्सकीय जो इलाज है उस पर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। तो अब क्या है कि अब जो डॉक्टर्स हैं वो भी जो हेल्थ साइकोलॉजिस्ट हैं उनकी हेल्प के लिए प्रेफर करते हैं, जिससे कि जो पेशेंट्स हैं उनको नॉर्मल प्रोसीजर के लिए तैयार किया जा सके, उनका मेंटल सेटअप तैयार किया जा सके। तो इस तरीके से हेल्थ साइकोलॉजी आजकल आज के समय में इम्पॉर्टेंट हो गया है, उसकी इम्पॉर्टेंस बढ़ गई है। नाउ वी कम टू डिविजन्स ऑफ हेल्थ साइकोलॉजी। हेल्थ साइकोलॉजी कौन कौन से क्षेत्रों में काम कर रहा है? बेसिकली हेल्थ साइकोलॉजी एक नया सब्जेक्ट है और एक नए सब्जेक्ट के रूप में, एक नई ब्रांच के रूप में ये 1978 में सामने आया, जबकि अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने इसको एक नया डिसिप्लिन के रूप में एक्सेप्ट करा। और हेल्थ साइकोलॉजी जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी प्रॉब्लम्स को अलग अलग 4 डोमेन्स में बांटकर अध्ययन करता है, जिसमें सबसे पहला है क्लिनिकल, देन पब्लिक, देन कम्युनिटी एंड देन क्रिटिकल। तो अब हम इनको बारी बारी से देख लेते हैं। क्लिनिकल हेल्थ साइकोलॉजी यानी कि नैदानिक स्वास्थ्य मनोविज्ञान। नैदानिक स्वास्थ्य मनोविज्ञान बेसिकली स्वास्थ्य परिणामों और जीवन की गुणवत्ता को समझने के लिए, जो हमारी लाइफ है उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को समझने के लिए, जो साइकोलॉजिकल वेरिएबल्स और बायोमेडिकल कंडीशंस के बीच के संबंधों को जानने की कोशिश करता है। यानी कि इट इज़ मोर रिलेटेड टू क्लिनिकल एरिया। और इसका जो मुख्य कार्य होता है, इसका जो फोकस होता है वो जो हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं उनका बचाव करना और उपचार करना। तो बेसिकली क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के साथ मिलजुल कर जब हेल्थ साइकोलॉजी काम कर रहा है तो ये क्लिनिकल हेल्थ साइकोलॉजी कहलाता है। और इसके अंदर मेनली बिहेवियर चेंज का मैकेनिज्म पर शिक्षा और मनोचिकित्सा जो है वो इसके दायरे में आ जाते हैं। देन वी कम टू पब्लिक हेल्थ साइकोलॉजी यानी कि जन समुदाय स्वास्थ्य मनोविज्ञान। इसके अंदर आपका आ जाता है, ये बेसिकली क्लिनिकल हेल्थ साइकोलॉजी मेनली एक व्यक्ति या जो व्यक्ति बीमार है उसके ट्रीटमेंट के लिए काम कर रहा है। पब्लिक हेल्थ साइकोलॉजी बेसिकली पब्लिक लेवल पर काम कर रही है, जनरल पॉपुलेशन के लेवल पर काम करती है कि व्यक्ति की हेल्थ को कौन कौन से साइको सोशल फैक्टर्स प्रभावित करते हैं, इसका अध्ययन करने की कोशिश पब्लिक हेल्थ साइकोलॉजी करती है। और जैसे व्यक्ति
व्यक्तियों की हेल्थ को, और जो व्यक्ति रिस्क ग्रुप हैं, जिन व्यक्तियों को स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, उनके लिए किस तरीके के अनुसंधान किए जाए, किस तरीके की स्टडीज़ की जाएं, इसके लिए वो पब्लिक हेल्थ साइकोलॉजिस्ट काम करते हैं। नेक्स्ट वी कम टू कम्युनिटी हेल्थ साइकोलॉजी। कम्युनिटी हेल्थ साइकोलॉजी से हमारा मतलब है समुदाय स्वास्थ्य मनोविज्ञान। समुदाय किसे कहा जाता है? समुदाय से हमारा मतलब है एक निश्चित क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों से, जिनके अपने नॉर्म्स होते हैं, अपने पैरामीटर्स होते हैं। तो कई बार क्या होता है कि वो अपनी एरिया के हिसाब से, अपने नॉर्म्स के हिसाब से बिहेवियर कर रहे होते हैं। तो कम्युनिटी हेल्थ साइकोलॉजी बेसिकली जो कम्युनिटी लेवल इंटरवेंशंस पर जोर देती है, जिससे कि इंडिविजुअल्स की फिजिकल और मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव किया जाए। और इसमें क्या रहता है कि कम्युनिटी लेवल पर ऐसे एफर्ट्स किए जाते हैं, ऐसे इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं, जिससे उस कम्युनिटी से रिलेटेड सभी व्यक्तियों पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े। जैसे इसके कुछ एग्जांपल हम ले सकते हैं कि स्टूडेंट्स के लिए सॉफ्ट ड्रिंक्स बंद कर देना, यानी स्कूल के आसपास सॉफ्ट ड्रिंक की जो स्टॉल्स हैं उनको हटा देना, या एक डायबिटीज अवेयरनेस इवेंट, जिससे क्या ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस एरिया में रहने वाले प्रभावित हो सके, या उस कम्युनिटी को बिलोंग करने वाले व्यक्ति प्रभावित हो सके। नेक्स्ट इज क्रिटिकल हेल्थ साइकोलॉजी। क्रिटिकल हेल्थ साइकोलॉजी को हिंदी में कहते हैं आलोचनात्मक स्वास्थ्य मनोविज्ञान। दिस इज मोर रिलेटेड टू जो आपका सोशल जस्टिस जो होता है कि हर एक व्यक्ति को स्वास्थ्य की सुविधा मिलनी चाहिए। तो इसके लिए जो भी व्यक्ति इससे रिलेटेड हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हैं या हेल्थ केयर सिस्टम है या पॉलिसी है, यानी एक तरीके से पॉलिसी मेकिंग में हम चले जाते हैं। हर एक व्यक्ति को धर्म, जाति, लिंग, चाहे उसका कोई भी सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस हो, उसके इर्रिस्पेक्टिव सभी व्यक्तियों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो, इसके लिए जो काम किया जाता है वो क्रिटिकल हेल्थ साइकोलॉजी में आ जाता है। अब इसके बाद आज ये 4 कन्वेंशनल डोमेन्स थे। अभी रिसेंटली एक और डोमेन हेल्थ साइकोलॉजी में देखने में आ रहा है, वो है ऑक्यूपेशनल हेल्थ साइकोलॉजी। ये ऑक्यूपेशनल हेल्थ साइकोलॉजी कहा जाता है व्यावसायिक स्वास्थ्य मनोविज्ञान। और व्यावसायिक स्वास्थ्य मनोविज्ञान बेसिकली इंटरडिसिप्लिनरी एक एरिया है, जो कि स्वास्थ्य मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान और व्यावसायिक स्वास्थ्य, इन सब का मिला जुला रूप है। बेसिकली इसका पर्पस होता है जो वर्क स्पेस है, जो ऑक्यूपेशनल, जो ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप है, उसमें जो काम कर रहे हैं, जो वर्कर्स हैं, उनकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करना, उनको प्रोटेक्ट करना, उनको जो उनकी जो मेंटल हेल्थ और इलनेस पर जो फैक्टर्स प्रभाव डालते हैं, उनको देखना और मैनेज करना। तो बेसिकली इसमें क्या रहेगा कि किस तरीके से एम्प्लॉय को कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो एम्प्लॉय की हेल्थ को प्रभावित करते हैं और उनकी फैमिली की हेल्थ को प्रभावित कर सकते हैं, उनको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, उनको किस तरीके से मैनेज किया जा सकता है। तो ये है ऑक्यूपेशनल हेल्थ साइकोलॉजी का फील्ड। आज हमने देखा कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि हेल्थ साइकोलॉजी के एरिया में आते हैं, हेल्थ साइकोलॉजी एक्चुअली क्या है और उसकी आवश्यकता क्यों है। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि हेल्थ साइकोलॉजी का स्कोप क्या है। अंटिल देन, थैंक यू।